गुड मॉर्निंग दोस्तों, और प्रीव्यू में आपका स्वागत है। आज मुकाबला है पिछले सीजन की दो फाइनल्स टीमों के बीच। एक तरफ सौरभ मिल है जो हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है दीपक जो केकेआर को सपोर्ट कर रहे हैं। और दोनों टीमें फिलहाल अभी पायदान में काफ़ी नीचे हैं, मतलब पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीमें, और अभी देखा जाए तो केकेआर अभी 10वें नंबर पे है और आपकी टीम 8वें नंबर पे है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि भाई क्या है ये इतना नीचे, आप बॉटम में कैसे हो टेबल के? देखो, पिछली बार भी हैदराबाद का अगर आप देखेंगे तो शुरुआत हैदराबाद की ऐसी होती है। पिछली बार भी हैदराबाद पहला मैच हारी, फिर जीती, फिर हारी, यानी कि 3 मैचों में 1 जीत थी हैदराबाद के पास। फिर हैदराबाद ने चौथे मैच में मोमेंटम पकड़ा, और फिर ऐसा मोमेंटम पकड़ा कि हैदराबाद की सब लोग बातें कर रहे थे। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार हैदराबाद के फेलियर्स आ गए, पागलपंती में खेल रहे हैं, लेकिन खुद कप्तान पैट कमिंस ने बोला है कि हमारा अंदाज नहीं बदलेगा, चाहे लोग बोलें, जो बोलना है बोलें, हम 160-170 वाली टीम नहीं है। अभी तो अकेला अनिकेत चल रहा है, सोचो इसके साथ एक आधा बंदा और चल गया तो दूसरी टीम का क्या होगा। दीपक, मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, और मतलब इस बार उम्मीदों का जो पहाड़ होता है वो आपकी टीम के ऊपर होगा, लेकिन अभी तक कॉम्बिनेशन उस तरह से क्लिक नहीं किए। तो क्या लगता है, मतलब जितनी जल्दी हो सके कॉम्बिनेशन ढूंढने की भाई मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर केकेआर को। आकाश की ये टीम है, और आकाश की टीम ने पिछली बार मैं उनके सपोर्ट में था, और उनकी टीम ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, मैं 5 मिनट नहीं लगे मेरे को पाला बदलने में, तो मैं पाला बदल चुका था इनकी टीम को देखकर। बाकी बंगाल की धरती है, कोथाए जाबे, फाइनल जाबे, जीत के आबे, ये इनका नारा है। बट अब इसमें ये पॉइंट आ जाता है जय भाई, जो पिछले मैच की बैटिंग में इनकी देख चुका हूं ना, मैंने तो हाथ जोड़ दिए, क्योंकि इनकी ये बैटिंग है, मतलब आप ये देख लो कि वहां पर नाम बहुत बड़े बड़े हैं, और सारे ऐसा लगता है कि पैसा खा गए, बैठ गए, पैसा डकार गए। नहीं, बट मतलब अब ये चीज़ भी कही जाने लगी है कि भाई गौतम गंभीर होते हैं तभी आपकी टीम का मैजिक दिखता है, नहीं तो ये टीम फीकी नजर आती है। तो मतलब क्या है, आप कोई अप्रोच है, किसी थॉट प्रोसेस के साथ जा रहे हो मैचेस में, या फिर डिफेंडिंग चैंपियन का टैग लेके ही जा रहे हो मैचेस के लिए? इस बार जय भाई मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, हम कोई थॉट प्रोसेस लेकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस अभी आई थिंक जो हमारी टीम के खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में अपने आप को कर ही नहीं पाए। आंध्र रसेल, उनको देखकर लगता है कि दुनिया की जस्ट अनदर लीग समझ रखी है उन्होंने, पैसा मिल ही जाएगा, पेमेंट टाइम पर क्लियर हो ही जाएगी, जिस भी पार्ट में पेमेंट आती है उनको मिल जाएगी। बाकी वेंकटेश वो आई थिंक अभी तक उसी हिसाब किताब में लगे हुए हैं कि 23 करोड़ 75 लाख रुपए मेरे को मिलेंगे, तो वो पैसों का मैं क्या करूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस हो नहीं रही। मुझे लग रहा है कि ये सारी टीम मिलकर इस बार अजिंक्य रहाणे को फंसाएगी, और उन्हीं के ऊपर सारा 2 करोड़ वाले खिलाड़ी पे सारी जिम्मेदारी डाल देगी। दोस्त हैं या दुश्मन केकेआर के, मैं तो ये सोच रहा वही हूं। मैं बोलने ही वाला था। पर केकेआर की देखो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है हैदराबाद के सामने, पिछली बार थे मिचेल स्टार्क, और मिचेल स्टार्क का एक ऐसा मेंटल ब्लॉक था हमारे दोनों लेफ्टियों के लिए कि हेड ने तो स्ट्राइक लेने से मना कर दिया। मिचेल स्टार्क यहाँ पे है नहीं, स्पेंसर जॉनसन है। स्पेंसर जॉनसन को हेड इतना कुछ समझेंगे नहीं, हालांकि वो लेफ्ट आर्मर है तो वो एक थ्रेट रहेगा और वो खेलेंगे। लेकिन केकेआर की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आंद्रे रसल के, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि कितने मैच जिताए हैं आंद्रे रसल, जो सबसे बड़ा थ्रेट है, तो मैं उंगलियों पे गिनवा दूंगा। 2019 में हैदराबाद के खिलाफ तगड़ी पारी खेली, 2020 में तो रसल का बल्ला चला नहीं, 21, 22, 23 में हर साल 1-2 मैच उन्होंने निकाल के दिए। सुनील नारायण कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, दुनिया की किसी लीग में उन्होंने 50 तक नहीं मारी है। और इनकी टीम के लिए और बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि वेंकटेश अय्यर के भी रन नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है वापस से विनिंग ट्रैक पे लौटेगी इस मैच के साथ। अच्छा, आपसे 2 सवाल मेरे ये रहेंगे कि भाई आपने जिस अंदाज में केकेआर की टीम को अंडर एस्टिमेट किया है, आपने एक और टीम को अंडर एस्टिमेट किया था, वो है लखनऊ, जिसकी गेंदबाजी को आपने कहा था कि भाई 300 मारोगे, 300, खैर 300 के आसपास तो अभी नहीं पहुंचे हो, बल्कि आपकी बल्लेबाजी की पोल खुल गई है। तो मतलब क्या है ये, केकेआर के पास अच्छी स्पिन गेंदबाजी तो है, ये मानोगे, और आपकी टीम में चलो ऊपर से अगर 1-2 विकेट गिर जाते हैं तो फिर दिक्कत आपको भी होती है। देखिए, पोल नहीं खुली, वो एक तरीके से कहेंगे पिछले मैच में एक तो अनफॉर्चुनेट रनआउट जो हो गया वो कहीं ना कहीं टीम को कॉस्ट कर गया, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो है थोड़ा सा टच में आने लगे, अभिषेक शर्मा को रिदम में आने का मौका नहीं मिला है। अनिकेत वर्मा बड़ा पॉजिटिव रहे, और ट्रेविस हेड ने हर मैच में क्विक फायर स्टार्ट तो दिया ही दिया है। अब बस देखना यह है कि एक थोड़ी सी टेंशन ये है कि नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ा सा अपनी फॉर्म पकड़ लें, और उनके साथ में हेनरी क्लासन कैमियोस तो खेल रहे हैं, पर उन कैमियोस को हमें बड़ी पारियों में कन्वर्ट करना है। और अभिनव मनोहर का भी अब टाइम आ चुका है कि वो थोड़ा बहुत परफॉर्म करे, कुछ रन बनाए,
और उसके बाद में थोड़ा सा आप गेंदबाजों को भी अपने फ्रंट पर, शमी भाई अभी तक टच में नजर नहीं आ रहे हैं, ना कमिंस टच में नजर आ रहे हैं, तो ये जो गेंदबाज हैं जीशान अंसारी को छोड़ के कोई भी ऐसा लगा नहीं बहुत तगड़ी, थोड़ा बहुत हर्षल पटेल, तो मुझे थोड़ी सी गेंदबाजी की टेंशन है। जीशान आपके लिए मतलब एक प्लस पॉइंट रहे, मतलब जो पहले मैच में दिखे उस तरीके से। बट दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई पिछले साल जब आप चैंपियन बने तो एक बहुत बड़ा रीजन मिचेल स्टार्क थे, इस बार वो नहीं है, और आपकी ठीक है स्पिन गेंदबाजी आपकी अच्छी है, बट तेज गेंदबाजी में आपको सवाल नहीं दिखते हैं? जय भाई, मैं अपने काबिल दोस्त सौरव मील, इनकी बात मेरे को एक ही चीज़, हर जगह इनको मिचेल स्टार्क दिखता है, क्योंकि आरसीबी में ये मिचेल स्टार्क को ढूंढ रहे थे, केकेआर में मिचेल स्टार्क को ढूंढ रहे थे, और मिचेल स्टार्क एक ही टीम के पास है जिसको बाकी 9 टीमें ढूंढ रही है, वो एक टीम में बैठा है दिल्ली। तो मिचेल स्टार्क पर तो कोई गंदी नजर रखे ना यहाँ पर, क्योंकि मिचेल स्टार्क हमारी टीम में सलामत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि अब मिचेल स्टार्क नहीं है, वो गलती इनकी थी या आरसीबी की थी, ऑक्शन में नहीं गए। अब मिचेल स्टार्क के बिना भी, मैं सच बता रहा हूं आपको, केकेआर का बॉलिंग लाइनअप अच्छा नजर आ रहा है, पर केकेआर के बल्लेबाजों को रन बनाने पड़ेंगे। दूसरा, आपने गिनाए थे वहां पर रसल की पारी, बिल्कुल सही है, पैसा ले चुके हैं यहां पर। और दूसरा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि गौतम गंभीर के पद चिन्हों पर ही आपको चलना है कि गौतम गंभीर ने जिताया, या तो फिर आप गौतम गंभीर को बुला लो, गौतम गंभीर को बिठा दो वहां पर कुर्सी पे, वो अभी इंडियन टीम के कोच है, वो तो नहीं आ पाएंगे। फिर जब उनकी कोचिंग खत्म हो जाएगी 2027 में, भाई गौतम गंभीर के बिना आपने 10 साल इंतजार किया ही था ना, तो फिर केकेआर वाले 3-4 साल और इंतजार कर ले, गौतम गंभीर आ जाएंगे तभी बुलाकर, फिर सुनील नारायण को लेकर आना, उस टाइम पर वो आएंगे, सुनील नारायण बाल उनके सफेद हो जाएंगे, 4-5 साल बाद फिर जिताएंगे। तो भाई जिद छोड़ दो सुनील नारायण को ओपनिंग कराने की, जो चल गया पिछले साल सिक्का, 10 साल बाद आपने ट्रॉफी जीती, 2014 में जीते, 2024 में जीती, अब आई थिंक उस पर हटो भाई, अजिंक्य रहाणे क्विडिके को ओपन करा लो और उसके बाद अपनी बैटिंग को थोड़ी मजबूत कर लो, क्योंकि अभी जो पिछले मैच में बैटिंग करके आ रहे हैं केकेआर वाले, ये बताता है कि अभी तो ये झांकी है, अभी आगे पूरी आईपीएल बाकी है, तो पूरा आईपीएल क्या होगा ये कुछ नहीं पता। इस प्रीव्यू में मुझे तो लग ही नहीं रहा कि केकेआर को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो ऐसा लग रहा है जैसे केकेआर की खिंचाई कर रहे हो। बड़ी अच्छी चीज है कि अगर आपकी टीम एक अच्छा पिता अपने बच्चे की ना गलती निकालकर उसको सुधार करवाने की कोशिश करता है, ताकि वो जब भरी दुनिया में, भरे समाज में जाए तो लड़े। आज मैं केकेआर का ना सिर्फ सपोर्टर हूं, मैं केकेआर के लिए सच्ची बात बोलूंगा, बिल्कुल साफ साफ बात। मैं केकेआर के लिए चाहूं तो यहां पर बटरिंग भी कर सकता हूं, सौरव मील देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ आपकी चुटकी। मैं कह सकता हूं कि केकेआर तो बहुत अच्छी टीम है, पर बटरिंग करने लायक कुछ होना भी तो चाहिए। है बटरिंग क्या है 2 बटर के टिक्के और 2 ब्रेड, सुबह सुबह नाश्ते में खाओ, शाम को पहुंच जाओ स्टेडियम। देखो ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम केकेआर के साथ है भाई। चलो श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म उतना तगड़ा नहीं किया, लेकिन श्रेयस अय्यर इस साल तो तगड़े टच में हो सकता है, उनका फॉर्म कैपिटलाइज कर लेती केकेआर। दूसरा, मिचेल स्टार्क के ना होने से हैदराबाद को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, क्योंकि मिचेल स्टार्क ट्रेविस हेड के दिमाग में घुस चुके हैं, तो घुस चुके हैं। ट्रेविस हेड ये मानो कि अपना बल्ला ही छोड़ देते हैं, और अभिषेक भी उनके सामने थोड़े पैदल नजर आते हैं। तो इसीलिए इस मुकाबले में मैं एज दे रहा हूं सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस जो होता है कि भाई इतने मैच आपके फ्लॉप हो गए, तो अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हैदराबाद जो नारा इतने दिनों से लगा रही है, अब की बार 300 पार, तो 300 नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 260 270 के करीब कल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ठोक देगी। आपकी टीम ने इनका घमंड तोड़ा था, इनको 300 पार जाने से रोका। अब एक बात और बता दूं, अब मैं आता हूं हैदराबाद के ऊपर, भाई सब राज खुलेंगे आज आपके भी। इनकी टीम में जो ईशान किशन है ना, बहुत अच्छा प्लेयर है, उनके साथ तो एक चीज है, बहुत चीजें। अब देखो भाई, वो निकल कर आए हैं ऐसी जगह से, फिर बहुत साल खराब रहा, पहले मैच में 100 बनाया, पर उसके बाद उनकी कमियां दिखी है। ईशान किशन के लिए भी यही है कि यार अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया तो वो भुना लेंगे, लेकिन पावर प्ले में पहले दूसरे ओवर में आना पड़ गया तो वो नहीं कर पाएंगे। बाकी ट्रेविस हेड, उनको यार आप हर रोज उस इंसान से कितना निकलवाओगे? अभिषेक को आना पड़ेगा यहाँ पर निकल कर। आपके लिए बहुत अच्छा एक खिलाड़ी आया है, अनिकेत वर्मा, ठीक है। जो दूसरा अभिनव मनोहर सादरंगनी, उनके बारे में जो आपने ढोल बजाए ना, और जो शिवा लाइन से खेलते हो, किससे? शिव मोगा लाइन से। तो भाई एक बात बताऊं, आपने जितना उनके बारे में उनकी तारीफ कर दी ना, आई थिंक वो जब आपका ये हैदराबाद की टीम को भी उतना नहीं पता होगा। हैदराबाद की टीम, काव्या मरन जाकर आपके वीडियो चलाएगी वहां मोटिवेशन के लिए उनके ड्रेसिंग रूम में, और पूरे टाइम लूप पे दिखाए जाएंगे। अभिनव मनोहर सादरंगिनी के भी रन आएंगे, अनिकेत के आ ही रहे हैं, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि क्लासन का भी बेस्ट आएगा। कि यहां तक अगर आपकी बल्लेबाजी पहुंच जाती है, मतलब ऊपर से टॉप ऑर्डर या तो खाली हो चुका है, क्योंकि अगर आप इन दोनों से उम्मीद कर रहे हो तो यही है। और अभी तक 2 मैच जो आपकी टीम हारी है,
उसमें ये चीज़ कमी आई है, ऊपर से जल्दी विकेट गिर जाने के बाद आप, ऐसा तो नहीं है कि 300 बनाने के प्रेशर में आप 200 के लाले पड़ रहे हैं आपके साथ? मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 मैचों में गलती क्या हो गई कि एक तो रनआउट जो पिछले मैच का, वो कहीं ना कहीं उसने पूरा गेम बदल दिया। उससे पिछला जो लखनऊ वाला मैच था उसमें ईशान किशन अनलकी रह गए। शॉट सिलेक्शन हमें थोड़ा सा तंग कर रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है, शॉट सिलेक्शन को हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि 2 मैच जो हमारे हैं उनमें हमारे 2 अनफॉर्चुनेट रनआउट हुए हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा लक भी साथ नहीं था। एक तो जिस तरीके से क्लासन रनआउट हो गए थे हाथ के लग के, और एक अभिषेक। दोनों मैचेस में 2 क्लच प्लेयर जिस तरीके से लक की वजह से चले गए हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर लक फैक्टर आए टीम के पास, तो जो टीम ने सोच रखी है प्लानिंग, भाई बिना इनके टीम 190 पहुंच गई, 164 के करीब पहुंच गई, ओवर भी पूरे नहीं खेले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस हमारे क्लच प्लेयर्स का लक अगर साथ देगा, लक फैक्टर अगर उन्हें मिल जाए, तो फिर अच्छा, मारे न्यारे। मैंने आपकी बल्लेबाजी को एक सेकंड, बॉलिंग का भी मैं हाँ, मैं वही बस बॉलिंग पूछने वाला कि आपकी बल्लेबाजी की इतनी बात हो रही है, बट गेंदबाजी में क्या आपके सारे बॉक्सेस टिक है? मैंने तो बॉलिंग का पहले ही बोला था कि शमी भाई भी बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो सीम पे आ रहे हैं और सीम पे जा रहे हैं, कमिंस भी छक्के खा रहे हैं, और हर्षल पटेल थोड़ा बहुत बचा रहे हैं। उसके बाद जैम्पा का पिछली बार उन्होंने मूल्डर वाला जो चूरन बेचा, उसकी वजह से हमें जैम्पा नहीं मिले, तो जैम्पा, जिशान अंसारी और अभिषेक शर्मा को थोड़ा भाई उतार मत देना भूल के भी सुनील नारायण के सामने, वरना वो जितना फॉर्म भूले हैं वो पूरा याद आ जाएगा। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पैट कमिंस से। और जब तक आपके पास या तो सिमरजीत को खिलाओ, नहीं तो नई गेंद पे भाई खुद आओ शमी भाई के साथ, वरना बात नहीं बनेगी। अभिषेक शर्मा को बहुत बुरा लपेट देंगे सुनील। फिलहाल आपकी टीम को मैंने एक वीडियो देखी थी इनकी ईशान किशन की गेंदबाजी प्रैक्टिस करने की नेक्स्ट में, और मैं उस दिन देख रहा था कि पैट कमिंस ने आखिर में जब पिटाई हो रही थी लखनऊ के सामने, ईशान किशन को बॉल देने लगे। तो कल कहीं ईशान किशन को तो हम गेंदबाजी करते नहीं देख लेंगे आज? ईशान किशन को आप जो है आज गेंदबाजी करते हुए नहीं देखेंगे। हमें थोड़ा सा जो है पैट कमिंस को आगे से टीम को लीड करना होगा, क्योंकि भुवी नहीं है और नट्टू भी नहीं है, और इसीलिए जो है जिम्मेदारी लेनी होगी सीनियर प्रोस को, यानी कि शमी और पैट कमिंस आए अटैक करें शुरू में, अगर सिमरजीत नहीं खेल रहे हैं तो, और उसके बाद में जो है उनको कॉम्प्लीमेंट करें हर्षल पटेल। अगर ये सब ठीक से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो बल्लेबाजी में तो क्लासन अभी भरे बैठे हैं वरुण चक्रवर्ती के इंतजार में, बाकी वो अपना काम फिलहाल मुझे जो लगता है कि हैदराबाद की टीम काफ़ी हद तक ट्रेविस हेड पे डिपेंडेंट हो जाती है, और 2 मुकाबले हारने के बाद कहीं 300 का चक्कर इनके लिए तीसरी हार लेके ना आ जाए, तो इस बात का डर है। वहीं अगर केकेआर के लिहाज से देखा जाए तो भाई आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, प्लस आपको अभी कॉम्बिनेशन ढूंढने भी है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि भाई मुकाबला कड़ा हो, आप अपनी टीमों के साथ कमर कस लो। आई थिंक कॉम्बिनेशन है इस टीम के पास, पर बात ये है कि कॉम्बिनेशन, जैसे हमने आईपीएल में कई बार देखा है, आपके पास सब कुछ रहता है, उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाते हो, बिकॉज जिन खिलाड़ी को आपने चुना है वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो आज के टाइम में जैसे रिंकू हैं, रसल हैं, वेंकटेश हैं, ये तो सारे मतलब केकेआर के आजमाए प्रोडक्ट है ना, तो इन्होंने तो बहुत बढ़िया ही कर ही रखा है। ये तो भाई सालों से मतलब केकेआर के ही वो रहे हैं अपने अच्छे परफॉर्मर, तो अब ये कर ही नहीं पा रहे। तो मेरे को लगता है ये केकेआर ड्राइव अगर ये अच्छा करेंगे तो जीतेगी, नहीं करेंगे तो नहीं जीतेगी, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए भाई, दीपक की जो ऑनेस्ट कह सकते हैं अपनी टीम का ओपिनियन जो कह रहे हैं कि, और ये अच्छी बात भी है कि अगर आपकी टीम में कोई कमियां दिख रही हैं तो उसके बारे में बात करें। वहीं दूसरी तरफ सौरभ जो है हैदराबाद को लेके श्योर है कि आज जो है उनका खाता खुलने वाला है, तो इसी नोट पे नहीं, दूसरी जीत, हाँ दूसरी जीत, मतलब केकेआर के खिलाफ खाता खुलने वाला है। और इस मतलब अभी इस प्रीव्यू को खत्म करते हैं और मैच में आपके साथ जुड़ेंगे। शाम को मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।